हाँ जी बच्चों, तो बेटा हमारा एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। और जो बेटा चैप्टर था हमारा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, उस चैप्टर के अंदर हम कुछ बातें पढ़ चुके थे। वहां पर मैंने आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज करवाई थी। बेसिक जर्नल एंट्रीज कौन सी थी मैं उनके बारे में आपको एक बार बता दूं। वहां पर हमने पढ़ा था कि कंपनी फॉर कैश कंसिडरेशन शेयर्स इश्यू करती है तो क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी। अगर कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए और उसके बदले में पैसा नहीं आया यानी अदर कैश कंसिडरेशन है तो क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी। वो सारी बातें बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। उसको करने के बाद बेटा मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स करवाए थे और एक दो बुक की प्रॉब्लम करवाई थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अब सीधा बेटा आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं यानी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो बेटा पढ़ने वाले हैं फॉर फ्यूचर। क्या पढ़ने वाले हैं सर? फॉर फ्यूचर। अब बच्चा कहता है सर फॉरफिट करने का मतलब क्या है या फॉर फ्यूचर का मतलब क्या है, पहले आप ये क्लियर करवा दो तभी सर आगे बढ़ने में मजे आएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। फॉर फ्यूचर का कंसेप्ट क्या है, कैसे वो चलता है, क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, उस पूरे कंसेप्ट को हम आपके साथ एक बार डिस्कस करते हैं। तो पहले आप यहां पे ध्यान दो, ध्यान से देखना बेटा। देखो बच्चों क्या होता है, ऐसे समझो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए। ध्यान से देखना बेटा, ये बेटा मिस्टर ए। ओके सर, इसके पास क्या है? इसके पास मान लो किसी कंपनी का एक शेयर है यानी बेटा ए ने एक शेयर एक्वायर किया है किसी कंपनी का और ये शेयर मान लो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। एक बार मान लो बच्चों कितने रुपए का है ये? 10 रुपए का। आराम से पहले समझना, मिस्टर ए ने बेटा एक शेयर खरीदा जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए। कंपनी ने ए को मालूम है शेयर इश्यू करते वक्त क्या बोला कि आप इस 10 रुपए को अलग अलग पार्ट्स में पे कर सकते हो, जैसे ऐसे। कंपनी ने इसे कहा कि आप 2 रुपए एप्लीकेशन के वक्त पे कर देना, यानी 2 रुपए आपको जब शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करना है उस वक्त आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे चिट्ठी के साथ। 3 रुपए बच्चे इन्होंने कहा कि आपको अलॉटमेंट के साथ पे करने पड़ेंगे। जब अलॉटमेंट की डेट आएगी तो आपको 3 रुपए पे करने पड़ेंगे। और इन्होंने एक फाइनल कॉल बना दी यानी फाइनली आपको बचे हुए पैसे एक साथ पे करने पड़ेंगे 5 रुपए। दैट मीन्स ये 10 रुपए जो हैं, ये 10 रुपए मिस्टर ए को 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 5 रुपए फाइनल कॉल पे करने में। अब एक बात को समझना, अगर बेटा मिस्टर ए ईमानदार आदमी, ईमानदार का मतलब क्या सर आपके हिसाब से? ईमानदार का मतलब है अगर ए टाइम पे बेटा पैसे देता रहेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए को हम शेयर दे चुके हैं, ड्यू डेट पे वो पैसा दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए कंपनी का शेयर होल्डर बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कब अराइज होगी? अगर ए बेटा नालायक बन जाए। नालायक बनने का मतलब अगर वो किसी ड्यू डेट को आकर ड्रामा करना स्टार्ट कर दे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं हूं, इस तरीके की अगर वो बातें करता है, यानी कहने का मतलब है अगर वो पेमेंट स्टॉप कर देता है यानी अपनी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट रोक देता है, तब क्या होगा वो मैं आपको समझाने वाला हूं। अब देखो बच्चों यहां पे ध्यान देना, एप्लीकेशन का मैं कह रहा हूं 2 रुपए वो दे चुका है। बेटा बिना एप्लीकेशन के पैसे दिए तो कौन उसे शेयर दे देगा? एक बार मान लो कि ए ने अलॉटमेंट के भी 3 रुपए पूरे पे कर रखे। जब ए से हमने फाइनल कॉल के 5 रुपए मांगे, जब ए के पास हमने एप्लीकेशन भेजा कि लाओ भैया 5 रुपए दो तुम अपने एक शेयर पे, तो बेटा ए ने उस एप्लीकेशन के यानी शेयर के 5 रुपए देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया का मतलब उन्होंने 5 रुपए नहीं दिए। बेटा हमने इंतजार किया कुछ समय तक कि शायद ए आकर पैसे दे दे, बट बेटा ए नहीं आया, ना ही ए ने पैसे दिए। अब हमें लगा कि पता नहीं ये पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब ए को बेटा हम एक लीगल नोटिस भेजते हैं यानी उसको एक धमकी भरा नोटिस देंगे और उस धमकी भरे नोटिस में हम उसको डराएंगे। हम उसे कहेंगे देखो इतने समय में तुम्हें 5 रुपए दे दो, अगर 5 रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे शेयर्स क्या कर दिए जाएंगे? कैंसिल कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे बच्चों? कैंसिल कर दिए जाएंगे। यानी ये शेयर जो तुम्हारे पास है ये शेयर अब एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट को ही कैंसिल कर देगी। और इस तरीके से कंपनी जब उसे नोटिस भेजती है और उसके बाद भी बेटा ए उस नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं देता है और ना ही बेटा वो पैसे कंपनी को देता है,
तो कंपनी क्या करेगी, मिस्टर ए के उस शेयर्स को एक्चुअल में बेटा कैंसिल कर देती है, और उसे कैंसिल करने की प्रोसेस को यहां फॉरफिट करना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फॉरफिट करने का मतलब होता है जब्त कर लेना। यानी वो शेयर जो पहले एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में था, कंपनी बेटा उसे क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, और उसको कहते हैं हम फॉरफिट करना यानी फॉरफीचर। तो सीधा सा मतलब है कंपनी फॉरफिट कब करती है, जब कंपनी के शेयर्स पे जो अमाउंट ड्यू है, यानी जो पैसा हमने उससे मांगा, यानी कॉल्ड अप अमाउंट जो है वो अगर वो पे नहीं करता, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमने उससे 5 रुपए मांगे, उसने ये पे नहीं किए, तो मैं इसको नॉर्मल टर्म्स में कह सकता हूं कॉल्स इन एरियर्स है ये। यानी हम उसके बकाया पैसे मांगते, एरियर के 5 रुपए, अगर वो कॉल्स इन एरियर पे नहीं करता है तो कंपनी के पास राइट है, कंपनी उन शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है यानी जब्त कर सकती है। और फॉरफिट के अंदर सीधा सा मतलब है उस शेयर को कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल करने का मतलब ऐसा है, पहले कंपनी की बुक्स में मिस्टर ए का नाम आ रहा होगा क्योंकि मिस्टर ए एक शेयर होल्डर था, उसके पास एक शेयर था, कंपनी की बुक्स में ए का नाम आता था एज एन शेयर होल्डर। बट जैसे बच्चे शेयर फॉरफिट हो जाता है, कंपनी की बुक से ए का नाम डिलीट कर दिया जाता है, यानी अब मिस्टर ए कंपनी की बुक्स में एज एन शेयर होल्डर नहीं रहेगा, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फॉरफिट करना यानी जब्त करना। अब मैं आपको एक बात फिर से बता दूं, फॉरफीचर तभी किया जा सकता है जब बेटा शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है, यानी वो कंपनी को अलॉटमेंट के पैसे या कॉल्स के अमाउंट पे करने में डिले करता है या वो पे नहीं करता, तब कंपनी के पास राइट है उन शेयर्स को फॉरफिट कर लेने का। और फॉरफिट करने का राइट कंपनी के पास होता है, उस राइट को कंपनी यूज कर सकते हैं। बच्चा कहता है कि उस फॉरफिटेड शेयर्स का कंपनी क्या करेगी। अब ए का जो शेयर था वो अब ए का तो रहेगा नहीं क्योंकि कंपनी फॉरफिट कर चुकी। अब कंपनी बेटा इस शेयर्स को किसी दूसरे बंदे को इश्यू कर सकती है। कंपनी मार्केट में कोई दूसरी पार्टी ढूंढती है, दूसरी पार्टी ढूंढने का मतलब है कोई और इन्वेस्टर ढूंढते हैं जो इस शेयर को खरीद लें, और जब वो पार्टी मिल जाती है या जो दूसरा बंदा जब इस फॉरफिटेड शेयर्स को खरीदता है तो इसे हम नाम दे देते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो बेटा। तो यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब ए के उस शेयर को कैंसिल किया जाएगा तब क्या जर्नल एंट्री बनेगी, एक एंट्री तो वो समझना है। दूसरी एंट्री बच्चों आपको ये समझनी है, जो ए का कैंसिल्ड शेयर था वो कंपनी किसी दूसरे को इश्यू करती है, और किसी सेकंड पार्टी को जब वो इश्यू करेगी तब री इश्यू की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक आपको वो भी मैं यहां पर समझाऊंगा। यानी फॉरफीचर के अंदर एक फॉरफिट करने की एंट्री क्लियर करनी है और दूसरा री इश्यू की जर्नल एंट्री समझनी। क्या ये बात समझ में आ गया? अब एंट्री कैसे बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं। बेटा यहाँ नोटिस भेजा जाता है, बिना नोटिस के फॉरफिट नहीं किया जा सकता, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। और फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी री इश्यू कर सकती है, थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताऊंगा फॉरफिटेड शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है वगैरह वगैरह, कुछ बातें हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। ओके सर, तो अब सभी बच्चे जल्दी से अपने रजिस्टर में एक हेडिंग लिखेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्या लिखोगे बेटा? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बेटा इसको आप ऐसे समझो ना कि जैसे मान लो हमने गाड़ी बेटा इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे ली थी। अब बेटा मान लो कि हमने गाड़ी ली है, एक बार दोबारा से समझा देता हूं, वो गाड़ी है 5 लाख की और हमने उसकी 5 किस्तें बनवा दी कि हर साल हम आपको 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी। मान लो हमने पहली इंस्टॉलमेंट पे की, दूसरी पे की, और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे आकर बेटा हमने आनाकानी कर दी यानी मना कर दिया। जब बेटा हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पर आकर पेमेंट करने में डिनाई कर देंगे तो उस कंपनी के पास ये राइट होता है कि उस गाड़ी को उठाकर वापस लेके चले जाएं, और जब वो उस गाड़ी को वापस लेके जाए तो मैं इसको नॉर्मली एक बार समझने के लिए कह सकता हूं ये फॉरफीचर हो रहा है, यानी फॉरफिट कर जब्त करके गाड़ी वापस ले गए। अच्छा, जो बंदा वो गाड़ी वापस लेके गया उसके लिए वो गाड़ी किसी काम की तो है नहीं, वो क्या करेगा, वो मार्केट में उन लोगों को ढूंढेगा जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यानी जिन लोगों को सेकंड हैंड कार्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उनसे जाकर मिलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे कि हमारे पास इस मॉडल की गाड़ी अवेलेबल, अगर आपको पसंद आती तो इस प्राइस पे आप खरीद लो। सीधा सा हिसाब किताब है। तो वहां पर भी क्या था, हम सेकंड हैंड गाड़ी को रीसेल कर देते हैं। यहां पर क्या होगा, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो क्या लिखा बेटा मैंने, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आराम से समझना है, ध्यान लगा के।
ठीक है सर, यहां तक ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सबसे पहले अब आपको क्या देखना है, फॉरफीचर जब भी करते हैं तो दो चीजें देखेंगे कि फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं उसको लेकर दो बातें बनती हैं। क्या क्या? पहला, वो शेयर इश्यूड एट पार था या प्रीमियम। ध्यान से समझना बेटा, जिन शेयर्स का फॉरफीचर कर रहे हो उनको लेकर दो बातें समझनी है कि फॉरफिटेड शेयर्स इश्यू किस पे था, इश्यूड एट पार, यानी इसका मतलब पास्ट में जब ये इश्यू किया गया था, यानी ओरिजिनली जब ये इश्यू हुआ था तो पार पे हुआ था या एट प्रीमियम पे हुआ था। बच्चा कहता है डिस्काउंट, बेटा डिस्काउंट मैंने बोला ना, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है, डिस्काउंट अब अलाउड नहीं है। तो दो सिचुएशन बन सकते हैं, जिन शेयर्स का फॉरफीचर कर रहे हो वो शेयर जब पास्ट में पहले कभी इश्यू हुए थे तो या तो वो पार पे इश्यू हुए होंगे या तो वो प्रीमियम पे इश्यू हुए होंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर, वो पार या प्रीमियम हो सकते हैं। और अगर वो पार पे होते हैं, यानी अगर वो पार पे इश्यूड थे, तो यहां पर एक जर्नल एंट्री बनेगी। मालूम है क्या जर्नल एंट्री बनेगी? पहले मैं नोट कर देता हूं, पहले मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा बेटो? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहां पर क्या आएगा? एनओएस का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ शेयर्स। क्या होता है? कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो वो, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप पर शेयर, एक शेयर पे कॉल्ड अप कितना है वो आ जाएगा यहां पर। दूसरा बेटा यहां पर दूसरा कि उन्होंने कितना पेमेंट आपको कर दिया, जितना पेमेंट उन्होंने कर दिया वो चला जाएगा शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और जो पेमेंट नहीं किया वो या तो हो सकता है शेयर अलॉटमेंट का पैसा बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू हो सकता है कॉल्स अकाउंट। और दोबारा से समझ लो एक बार, इक्विटी शेयर कैपिटल तो ये आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पेड अप, और इन दोनों को यहां पर हम ले लेंगे अनपेड अमाउंट, कितना उन्होंने पे नहीं किया, अनपेड अमाउंट यहां पर आ जाएगी। अब हम एक काम भी कर सकते हैं, बहुत बार क्या होगा, चलो एक बार आप इसको समझ लो, पहले इसको समझो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो पहले इतने पार्ट को समझ लेते हैं। देखो बेटा, एक सिंपल एंट्री बनाई फॉरफीचर पे, पहले आप ये मत देखो पार प्रीमियम, सिर्फ इसको रीड करो। अगर हम फॉरफिट करते हैं शेयर्स का तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। फॉरफिट करने का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाता हूँ। ए के पास एक शेयर था, कितना शेयर था बेटा? एक शेयर। अब सवाल ये होता है उससे 10 रुपए लेने थे और 10 रुपए को यहां पे मान लो 3 किस्तों में लेने थे, या ऐसा करते चलो 3 ही रहने दो। एप्लीकेशन पे लेने थे बेटा 2 रुपए, अलॉटमेंट पे लेने थे बेटा 3 रुपए, और बेटा जो कॉल है उसको मैंने फाइनल कॉल का नाम दे दिया, उस पे लेने हैं 5 रुपए। बोलो हाँ या ना? यानी एक के पास जो शेयर है उस, ध्यान से समझना, वो 10 रुपए का है, 2 रुपए अलॉटमेंट पे लेने हैं, सॉरी 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, और 5 रुपए बेटा कब लेने हैं? फाइनल कॉल के वक्त लेने। आपको मैं एक बात समझाने वाला हूं, उस बात को ध्यान से सुनना। सीधा सा पॉइंट है, मान लो अब बेटा देखो ये 2 रुपए उसने पे कर रखे होंगे, एकदम ठीक है। हम 3 रुपए मांगने गए और उसने वो भी पे कर दिया, ध्यान से समझना। यानी ए ने क्या किया, 2 रुपए एप्लीकेशन के भी दे रखे, 3 रुपए बच्चों अलॉटमेंट के भी दे रखे, बट फाइनल को लेने गए तो उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। एक सिंपल सा लॉजिक है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसे सुनना। हम ए से कितने रुपए मांग चुके हैं? मैंने ये नहीं कहा कितने रुपए मिल चुके, मेरे वर्ड पे ध्यान दो। हम ए से आज तक कितने मांग चुके हैं? सर ए से 2 रुपए ये मांगे थे, मिल गया, अच्छी बात है। ए से 3 रुपए मांगे जा चुके हैं कि नहीं? मांगे जा चुके हैं। अच्छा, ए डिफॉल्टर बना कब? जब फाइनल कॉल के पैसे मांगे होंगे तभी तो वो डिफॉल्टर बना। इसका मतलब है कि ए से हमने टोटल कितने मांग लिए हैं? सर ए से तो आपने पूरे 10 रुपए मांग लिए। यानी ध्यान से समझो बेटा, यहां मैं कॉल्ड अप की बात कर रहा हूं। 2 मांगे, 3 मांगे, 5 मांगे, यानी टोटल कितने मांगे जा चुके? पूरे 10 रुपए ए से मांगे जा चुके हैं, यानी 10 के 10 रुपीज उससे हमने मांग लिए। ठीक है सर, आपने पूरे 10 रुपए मांग लिए, आगे बताओ आगे क्या करें? आगे मैं बताता हूं। पूरे 10 रुपए हमने उससे मांग रखे हैं, यानी मांग लिए हैं। सेकंड पॉइंट समझ,
तो यहां पर मान लो ए का वो शेयर फॉरफिट हो रहा है, तो आपने एंट्री नोट कर ली होगी, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर रखे, मैं इसमें बदलाव कर दूंगा। तो पहले यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर में 1 हो जाएगा, कॉल्ड अप पर शेयर कितने, पूरे 10 रुपए। तो यहां पर क्या होने वाला देखो एक बार जल्दी से, 1 शेयर इंटू 10 इक्वल्स टू 10 रुपीज आ जाएगा। अब आपको समझना क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल यहां भला डेबिट क्यों हुई उसके बारे में समझ लो बेटा, ध्यान से समझना। जब जब हम पैसे मांगते हैं आपको याद होना चाहिए, जैसे आपने फाइनल कॉल के पैसे मांगे होंगे तो पता है एंट्री क्या बनी होगी, ये एंट्री बनी होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ या ना, जी सर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपने 5 रुपए से क्रेडिट कर दिया होगा। मुझे एक बात बताओ जल्दी से सोच समझ के, यानी जब जब हमने पैसे मांगे होंगे तब तब हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया होगा कि नहीं, या दोबारा से समझ लो बेटा, कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। जब आप उस शेयर को फॉरफिट करोगे, फॉरफिट करने का मतलब उसे कैंसिल करना है, इसका मतलब कंपनी की बुक से वो शेयर हटना चाहिए। शेयर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हटाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। इसलिए बेटा मैंने उसका रिवर्स ट्रीटमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक शेयर 10 रुपए का, तो आ जाएगा 10। बच्चा कहता है, एग्जाम्पल को बदल देते हैं, चलो दोबारा से समझना बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखो। बताइए सर, चेंज हो रहा है एग्जाम्पल, ध्यान देना। 2 रुपए मांगे, 2 रुपए दे दिए, 3 रुपए मांगे, नालायक ने 3 रुपए पे नहीं किए। अब 3 रुपए पे नहीं किए तो हमने फाइनल कॉल का इंतजार नहीं किया, हमने फाइनल कॉल का वेट नहीं किया, हमने यहीं पे शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। क्या बोला मैंने, हमने फाइनल कॉल का इंतजार नहीं किया, यानी फाइनल कॉल मांगने से पहले ही हमने उसे फॉरफिट कर लिया। तो बताओ अभी तक हमने कितने रुपए मांगे उससे, सिर्फ 5 रुपए। तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट भी कितने से होगी, 1 इंटू 5 यानी 5 रुपए से। क्यों बेटा, क्योंकि हमारी बुक्स में अभी तक कैपिटल क्रेडिट ही कितने रुपए से हुई है, 5 रुपए से। तो हटाओगे भी कितने से, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पर आएगा कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, उन पे कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट। अब उन्होंने बेटा फॉरफिटेड शेयर्स पे, यानी मिस्टर ए ने फॉरफिटेड शेयर्स पे कुछ पेमेंट तो कर ही रखा होगा। अगर मैं इसी एंट्री को कंटिन्यू कर दूं तो इक्विटी शेयर 5 रुपए, अच्छा उसने बेटा सिर्फ 2 रुपए दे रखे हैं, नालायक ने 3 रुपए तो दिए ही नहीं, नो सर उसने नहीं दिए। तो वो जो 2 रुपए दे चुका है उसे एक अलग से एक अकाउंट ओपन किया जाता है, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें उसे ट्रांसफर करेंगे। उस अकाउंट का नाम पड़ेगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो दोबारा से समझना, जितना पैसा हमें मिल गया है उतने पैसे को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो हमें क्या मिला, नंबर ऑफ शेयर बेटा यहां पर 1 और पेड अप यहां पर कितना, यहां तो सिर्फ 2 ही रुपए मिले हैं तो ये 2 रुपए आ जाएगा। क्लियर है। हाँ अगला पॉइंट, हमने उससे अलॉटमेंट के कितने पैसे मांगे थे, 3 रुपए। फाइनल कॉल अभी नहीं मांगी गई है, जब अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे तो ये एंट्री बनी होगी, देख सकते हो एंट्री बनाई होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक बात बताओ, हमारी बुक्स में शेयर अलॉटमेंट के नाम से एक अकाउंट अवेलेबल है या नहीं है? आपको याद है जब मैंने बेसिक एंट्री करवाई थी तो मैं कहता था क्या, कि जब ये पैसा मिल जाएगा, मेरी बात को समझना, अगर ये मिल जाता तो एंट्री बनती एक और, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी शेयर अलॉटमेंट खत्म हो जाता। बट अब ध्यान से देखो, क्या हमें ये पैसा मिला तो ये एंट्री तो बनी ही नहीं, तो शेयर अलॉटमेंट तो खत्म नहीं हुआ, यानी हमारी बुक्स में अभी भी एट प्रेजेंट शेयर अलॉटमेंट वर्ड आ रहा होगा। और ये हमारी बुक्स में कौन सा बैलेंस लेकर आ रहा है बच्चों, ये सर जी डेबिट बैलेंस लेकर आ रहा है। तो जब इसे हटाओगे यानी खत्म करोगे तो इसे क्या करना पड़ेगा, सर इसे क्रेडिट कर देंगे। तो वही तो मैंने किया बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, अनपेड पोर्शन आ जाएगा, एक शेयर 3 रुपए के हिसाब से, बस 5 रुपए हो गया। सर आपने फाइनल को नहीं लिया यहाँ पे, अरे बेटा फाइनल को लेने की जरूरत क्या है, क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा भी मांगा ही नहीं गया है। क्लियर है या क्लियर नहीं है, जल्दी से देखो। तो मैं लास्ट में आपको एक बात बोल सकता हूं, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो सिर्फ क्या है, चलो जल्दी से देखो, जो समझने वाली बात है वो बेटा ये है कि यहां पे ध्यान से देखना, जो आपको समझना चाहिए फॉर फ्यूचर करने के लिए आपको 2 बातें समझनी है।
क्या कि आपका टोटल कॉल्ड अप कितना है वो देखो सबसे पहले। उसके दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट होगा पेड अप, एक पार्ट तो वो है कॉल्ड अप में जो वो पे कर चुका, और एक पार्ट जो अभी भी बकाया है जिसे मैं कह सकता हूं कॉल्स इन एरियर्स है। बकाया को मैंने कॉल्स इन एरियर्स का नाम दे दिया। जो बेटा पेड अप पार्ट है दैट मींस इतना शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका, तो उस पेड अप पार्ट को ट्रांसफर किया जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर, और बाकी का जो पार्ट है इसे मैं नाम दे दूंगा अनपेड पार्ट। ये रिस्पेक्टिव अकाउंट में चला जाएगा, या तो कॉल्स इन एरियर्स में, या तो अलॉटमेंट, या तो रिस्पेक्टिव कॉल के अकाउंट में चला जाएगा। यानी कॉल्ड अप के कितने पार्ट हो गए? जैसे इस प्रॉब्लम की बात करें तो कॉल्ड अप था 5, जिसमें से पेड अप था 2, तो 2 रुपए तो चले गए फॉरफिटेड, और 3 रुपए जो अनपेड थे अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जल्दी से इस एंट्री को पढ़कर देखो, कोई डाउट है तो हमें बताओ बेटा जल्दी से। और अगर ये समझ आ गया तो मैं आपको एक और बात बता दूं। क्या सर बताओ? कभी कभी ऐसा भी होगा क्या कि कंपनी ने क्या किया होगा, ध्यान से सुनना, कंपनी क्या करती है, ध्यान से सुनो, कंपनी ने क्या किया होगा, अपने अलॉटमेंट के पैसे और कॉल्स के पैसे, ध्यान से समझना, अपने अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा, जो पैसा उन्हें नहीं मिला, तो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो पैसा नहीं मिलता है उसको हम कभी कभी कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देते हैं। किसके अकाउंट में? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर मेरी बात को समझना, अगर अलॉटमेंट का पैसा और कॉल्स का पैसा ड्यू था और उन्होंने पे नहीं किया, और कंपनी अगर उन्हें कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर चुकी है, तो आप यहां शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट नहीं करोगे, आप कॉल्स क्रेडिट नहीं करोगे, यहां क्या क्रेडिट होगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो मैं आपको क्या करूंगा, जब प्रॉब्लम्स करूंगा, अगर वो हमें बोलेगा कि कंपनी ने उस अनपेड अमाउंट को कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है, तो हम यहां उस कॉल्स की जगह पर क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज करेंगे। और अगर प्रॉब्लम कहती है कि हमने कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर नहीं किया अभी तक, तो बेटा यहां पर रिस्पेक्टिव कॉल्स का नाम आता रहेगा। जल्दी से इस एंट्री को पढ़कर देखो, और मैं मान रहा हूं कि आपको समझ आ गई होगी और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, यहां पे बोलो बोलो जल्दी से। जी सर, समझ आ गया। अब आ जाता है बेटा, अगर फॉरफिटेड शेयर्स का इश्यू किस पे होता है, अगर वो प्रीमियम पे इश्यू हो तो कैसे काम चलेगा? चलो उसके बारे में भी आपसे बातचीत कर लेते हैं। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, इसको लेकर बेटा दो बातें हैं। क्या बातें हैं सर? इसको लेकर दो पॉसिबिलिटी बनती है। सॉरी, अब प्रीमियम को लेकर मैं ये कह सकता हूं, या तो प्रीमियम का पैसा उन्होंने पे कर दिया होगा, और या तो पे नहीं किया होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? या तो अमाउंट पे कर दी होगी, या तो नहीं पे किया होगा। अगर उन्होंने पे कर दिया, व्हेन प्रीमियम अमाउंट पेड, जब प्रीमियम का पैसा दिया जा चुका है तब क्या एंट्री बनेगी? और व्हेन प्रीमियम नॉट पेड, प्रीमियम नॉट पेड, पैसा दिया जा चुका तो क्या, नहीं दिया जा चुका तो क्या? अगर दिया जा चुका है तो यही एंट्री रिपीट हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगा कॉल्ड अप से कितने मांगे गए हैं। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यहां पर आ जाएगा पेड अप। क्या आ जाएगा बच्चों? पेड अप। फिर आ जाएगा, अब ध्यान से देखना, मैं इस बार अलॉटमेंट और कॉल्स को ये मान के जा रहा हूं, ये मान रहा हूं कि ये दोनों अकाउंट का बैलेंस कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और यहां पर आ जाएगा अनपेड अमाउंट। तो जो मांगा था उसको लेकर क्या कहा कि इतने मांगे जा चुके हैं, उसमें से इतना मिल गया और इतना अभी तक नहीं मिला है। ये एक सिंपल जर्नल एंट्री पास होगी। कब पास होगी? जब ओरिजिनली शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हुआ था और प्रीमियम का पैसा हमें मिल चुका है, व्हेन प्रीमियम अमाउंट पेड
सॉरी व्हेन प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड कर दो, व्हेन प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, जब प्रीमियम का पैसा मिल गया और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। ठीक है सर? हाँ जी सर। चलो अगला पॉइंट, जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो कंपनी की बुक्स में ये शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हुआ था। ध्यान से समझना, ये शेयर ओरिजिनली किस पे इश्यू हुआ था बच्चों? प्रीमियम पे इश्यू हुआ और उसके बाद में, ध्यान से समझना, इश्यू किस पे हुआ? सर जी प्रीमियम। और प्रीमियम पे इश्यू होने के बाद यहां पर एक दिक्कत आ गई, क्या कि अभी तक प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला। तो मेरा आपसे एक सवाल उसे सुनना कि बताओ इस कंपनी ने अपनी बुक्स में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ सर। अब जब बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम मिला ही नहीं, बेवजह बुक्स में क्रेडिट हो रखा है, तो अब समय आ गया उसे डिलीट करने का, यानी उसे डेबिट करने का। तो एंट्री देखो क्या बनेगी, एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पर वही बात कॉल्ड अप अमाउंट, कितना मांगा गया है, कॉल्ड अप। ठीक है, यहां पर आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट विद प्रीमियम का पार्ट। लेकिन ये सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होगा? सिर्फ तब जब हमें वो प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला हो, तब। यहां पर आएगा शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, और यहां पर आएगा बच्चों कॉल्स इन एरियर्स। मैं ये मान के चल रहा हूं कि बैलेंस अमाउंट जो नहीं मिली थी, हमने उसको एरियर के अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है, तो फॉरफिटेड में आएगा पेड अमाउंट, और यहां पर आ जाएगा अनपेड अमाउंट। पेड कितना है और अनपेड कितना है, उसके अकॉर्डिंग। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, यहां पर भी इन दोनों चीजों को हम कॉल्स इन एरियर के नाम से लिख सकते थे, कॉल्स इन एरियर्स। ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। अगर वो कहता है कि हमने अनपेड अमाउंट के बैलेंस को एरियर के अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है, तो एरियर ले लेंगे, और अगर एरियर में नहीं ट्रांसफर कर रखा है तो रिस्पेक्टिव अलॉटमेंट या कॉल्स का नाम यूज किया जाएगा। तो आपको क्या समझ में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट नहीं हुआ? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है, या नहीं मिला तो दिक्कत यह कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को अपने बुक्स में बेटा क्रेडिट कर रखा है, और क्रेडिट करने की वजह से हमारे यहां पर उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो जब आप उन शेयर्स को फॉरफिट करोगे तो उस प्रीमियम को भी बुक से हटाना पड़ेगा, उसका क्रेडिट बैलेंस हमारी बुक्स में आ रहा होगा, और हटाने के लिए बेटा हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना मिल गया कितना नहीं मिला, ये जर्नल एंट्री है बेटा। जल्दी से देखो, फिर मैं आपको इस पे कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवाता हूं। जल्दी से देखो बेटा, यहां पे हाँ जी, नोट कर लिया, समझ में भी आ गया होगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको फॉर फ्यूचर की एंट्री समझाई है। री इश्यू कैसे होगा वो अगला पार्ट होगा, चलो उसको भी जाने दो। उससे पहले आपको छोटा सा एग्जाम्पल डील करवाते हैं इसके ऊपर। चलो जल्दी से देखो, हाँ जी, यहां पर मैं आपके लिए एग्जाम्पल नोट कर लेता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, 1000, फेस वैल्यू 10, इश्यूड एट पार। समझ में आया? कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं बेटा? 1000।
और एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। और ओरिजिनली इशू कितने पे किया गया था? पार पे किया गया था। अच्छा, शेयर्स फॉरफिटेड, एक सेकंड, कितने थे? 1000। अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट ₹4, फाइनल कॉल। बस एक बार बेटा मैंने पूरी प्रॉब्लम को नहीं लिखा, जो हमारे काम की बात है हमने सिर्फ उसी को नोट कर लिया। इधर देखो कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं बच्चों? 1000 शेयर। फेस वैल्यू बेटा कितनी है? 10 रुपए। इश्यू भी कितने पे हुआ था? 10। इसका मतलब पार वाली प्रॉब्लम है। अच्छा, क्यों फॉरफिट हुआ? क्योंकि उन्होंने पे नहीं किया 4 रुपए। और 4 रुपए कौन से? फाइनल कॉल वाले 4 रुपए नहीं दिए बेटा उन्होंने। इसका मतलब सीधा सा हिसाब लगाओ, कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए होंगे? सर सीधा सा लॉजिक पड़ा है, कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांग लिए होंगे। मैंने बच्चे से पूछा तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है कि सर हम फॉरफिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लास्ट के 4 रुपए नहीं दे रहा। इसका मतलब लास्ट के 4 रुपए मांगे होंगे, तभी तो पता चल रहा है कि वो नहीं पे कर रहा। तो अगर मैं इसका आंसर तैयार करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप यानी कितने मांगे जा चुके हैं? तो मेरा जवाब सीधा सा पूरे 10 रुपए मांगे जा चुके हैं। अब इसके दो पार्ट है कि उसमें से वो कितना पे कर चुका। उसमें से जो पे कर चुका है वो 6 रुपए, क्योंकि वो 4 रुपए नहीं दिए इसलिए फॉरफिट हो रहा है। दैट मीन्स पेड अप हो जाएगा 6 रुपए और अनपेड हो जाएगा बच्चों 4 रुपए। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब जब इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी फॉरफिट करने से कैपिटल को खत्म करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1000 शेयर्स, एक शेयर फॉरफिट हो रहा है वो है 10 रुपए का, तो यहां पर आ जाएगा 10,000 रुपीज। और बेटा यहां पर आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाएगा 1000 शेयर्स पे कितना कितना फॉरफिटेड में क्या जाता है? रिसीव्ड अमाउंट। और रिसीव्ड कितने बच्चों? यहाँ पे 6 रुपए। तो 1000 इंटू 6 बोले तो 6000। और जो नहीं मिला फाइनल कॉल, तो आप उसे फाइनल कॉल बोल दो, या आप उसे चाहो तो क्या बोल सकते हो? चाहो तो हम कॉल्स इन एरियस भी बोल सकते हैं। मैं यहां पर एक बार शेयर फाइनल कॉल वर्ड यूज कर लेता हूं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और ये आ जाएगा 1000 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं मिले, तो टोटल 4000 रुपए हो गया। बताओ ये समझ आया कि नहीं? ये हमने एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम की है फॉरफीचर की। अब री इश्यू पे कैसे होगा वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले इस एग्जाम्पल को देखो, क्या ये समझ में आ गया? बेटा कितने मांगे गए हैं उससे कैपिटल डेबिट। अब मांगे गए उसमें दो बातें हैं, या तो मिला या तो नहीं मिला। जितना मिला वो जाएगा फॉरफिटेड अकाउंट में, और जितना नहीं मिला वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में चला जाएगा जिसके पैसे नहीं मिले। तो एंट्री बनी शेयर कैपिटल 10,000, फॉरफिटेड में 6000 यानी मिल चुके, 4000 नहीं मिले तो फाइनल कॉल के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो ये बेटा जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं और इश्यूड ओरिजिनली एट पार वैल्यू का कंसेप्ट था। अब मैं आपको रीइश्यू की जर्नल एंट्री समझाता हूं, उसके बाद में आगे की प्रॉब्लम डील करेंगे। एक बार इसे नोट करो, कोई डाउट है तो जल्दी से देखो। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने फॉरफीचर में जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है वो हमने देखा। उन जर्नल एंट्रीज को हमने समझा और उसके बाद बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आप बच्चों को करवाया। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि सर आपने बोला था कि इस कंसेप्ट के अंदर दो बातें हैं। पहला पॉइंट है फॉरफिट करना और सेकंड पॉइंट है फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करना। तो अभी जो मैंने बच्चों पढ़ाया वो पढ़ाया था आपको फॉरफिट कैसे किया जाता है। जब भी बेटा कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है तो उसे सबसे पहले क्या देखना था कि ओरिजिनली वो पार वैल्यू पे इशूड है या तो प्रीमियम पे। अगर वो पार पे है तो एक एंट्री बनेगी, और अगर वो प्रीमियम पे इशूड है तो हमें दो बातें चेक करनी थी। क्या वो प्रीमियम का अमाउंट मिल गया? अगर मिल गया तो क्या एंट्री बनेगी? अगर वो प्रीमियम का अमाउंट अभी तक नहीं मिला तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? मैंने आपको वो एंट्री समझाई, मैंने उसके बाद में एक एग्जांपल करवाया, मैंने शेयर फॉरफिटर का पूरा कंसेप्ट करवाया बच्चों। अब सवाल ये खड़ा होता है कि री इश्यू कैसे किया जाएगा। अब फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू कैसे किया जाएगा, तो आप जल्दी से सब स्टूडेंट एक हेडिंग लिखेंगे री इश्यू।
रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्या लिखा कि फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू कैसे किया जाएगा। बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आप इसे आप ऐसे समझ लो फॉरफिटेड शेयर्स के री इश्यू को, जैसे किसी बंदे ने कोई गाड़ी इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे ली, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएगा तो बेटा फाइनेंसर उस गाड़ी को उठाकर ले जाता है और उस कार को दोबारा से रेनोवेट करवा कर किसी दूसरे ऑनर को चिपका देता है। यानी मार्केट में कोई दूसरी पार्टी की वो तलाश करते हैं जिसे सेकंड हैंड कार्स की जरूरत है और वो सेकंड हैंड गाड़ी उसको प्रोवाइड करवा देते हैं और कुछ डिस्काउंट वगैरह देकर उस गाड़ी को बेच देते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि ओरिजिनली जिन लोगों को हमने शेयर्स इश्यू किए उन्होंने बेटा पूरा पेमेंट नहीं किया। पूरा पेमेंट ना करने की वजह से हमने उन शेयर्स को उनसे फॉरफिट कर लिया और फॉरफिट करके उन शेयर्स को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया। अपने कंट्रोल में लेने के बाद यानी पुराने लोगों की ऑनरशिप खत्म हो गई। अब सवाल आता है कि अगर उन्हीं शेयर्स को किन्हीं दूसरे लोगों को इश्यू कर दिया जाए तो भला क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब री इश्यू किए जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स का तो 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। सबसे पहला आता है री इश्यूड एट पार। आराम से समझो और साथ साथ में नोट भी कर लो। एट पार इसका मतलब क्या है, जो हम फॉरफिटेड शेयर्स का री इश्यू करने चाहते हैं, यानी जो शेयर्स हम फॉरफिट करके लाए थे अगर हम उसे री इश्यू करते हैं पार वैल्यू पे। पार का मतलब अगर वो 10 रुपए का था और हम 10 पे इश्यू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी। तो सिंपल सी एंट्री बनेगी बेटा, आप शेयर इश्यू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपने शेयर इश्यू किया दैट मीन्स री इश्यू किया मतलब, तो आपको पैसे आएंगे। तो कितने शेयर फॉरफिटेड में से आप इश्यू कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट, क्या ले लोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट पर शेयर, अमाउंट पर शेयर कितने रुपए मिले पर शेयर, रीइश्यू प्राइस कह सकते हो या पर शेयर लिख दिया मैंने। कितने पैसे मिले एक शेयर पे उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर आ जाएगा सिंपल शेयर कैपिटल वर्ड आ जाएगा। तो ना तो बच्चों आपको कोई फायदा है ना अभी के हिसाब से आपको पूरा पेमेंट मिल जाएगा टू शेयर कैपिटल के नाम से। ये एंट्री कब पास होगी, जब आपने फॉरफिटेड शेयर्स को वापस इश्यू कर दिया। और बच्चों किस वैल्यू पे इश्यू किया, सर जी हमने पार पे इश्यू किया, यानी 10 वाला 10 में फिर से किसी और को दे दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स, कितने रुपए मिल रहे एक शेयर पे, इनटू शेयर कैपिटल, क्योंकि जब फॉरफिट किया था तो शेयर कैपिटल खत्म कर दी थी, यानी शेयर कैपिटल को डेबिट किया था। जब री इश्यू करेंगे तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इक्विटी होगा तो आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड पॉइंट, जब फॉरफिटेड शेयर्स री इश्यू किए जाएंगे एट प्रीमियम, किस पे इश्यू किया जाएगा बच्चों, एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, यानी उस जब्त किए हुए शेयर्स को हम, था तो वो 10 रुपए का, बट हम दूसरे और किसी बंदे को वो 11, 12, 15 रुपए में सेल कर रहे हैं। इसका मतलब बेटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला, फिर आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जाएगा उसकी नॉमिनल वैल्यू और जो एक्स्ट्रा मिला वो बेटा चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। जैसे 11 रुपए पे इश्यू फॉर एग्जांपल, तो यहां पर आ जाएगा 11, शेयर कैपिटल होगी बच्चों 10 रुपए की, 1 रुपया जो एक्स्ट्रा है सिक्योरिटी प्रीमियम के खाते में चला जाएगा। बताइए समझ आया कि समझ नहीं आया, समझ तो आ गया सर। तो दोनों एंट्रीज को जल्दी से नोट करो और देखो कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है यहां तक? अगर आपको कंफ्यूजन है मैं तो यहां नोट कर देता हूं। क्या नोट करोगे, वही बात, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू री इश्यू प्राइस लिख देता हूं। री इश्यू प्राइस पर शेयर, एक शेयर कितने पे री इश्यू किया गया वो आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, एक तरीके से यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम, प्रीमियम कितना दिया गया बरोबर। तो पहला जब वो पार पे इश्यू होगा, सेकंड वो प्रीमियम,
तीसरा पॉइंट आता है फॉरफिटेड शेयर्स री इश्यूड एट डिस्काउंट। ये पॉइंट बहुत बढ़िया है और जैसे मैं इस पॉइंट को लिखता हूं कुछ स्टूडेंट के डाउट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले आप दोनों एंट्रीज को लिखो और तीसरा पॉइंट लिखकर छोड़ दो, री इश्यूड एट डिस्काउंट, और उसके बारे में अभी हम आपको समझाएंगे। जल्दी से देखो, अब सबसे पहले बच्चे का एक सवाल खड़ा होता है कि सर आपने कहा था, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा था, मैं वो बता रहा हूं, आप टेंशन मत लो। स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर आपने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो आपने हमें प्रोविजन 53 के बारे में बोला था और आपने बोला था सेक्शन 53 ये कहता है कि सर डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं होता, बट सर आज आप डिस्काउंट पे खुद लेकर आ गए, सर ये बात कैसे मान लें हम आपकी। तो सुनना बच्चे ध्यान से, बेटा फिर से सुनो, मैं जो कहता था कि डिस्काउंट पे शेयर्स इश्यू नहीं किए जा सकते वो मैं बात करता था जब ओरिजिनली यानी जब इनिशियली शेयर इश्यू होते थे। ये ओरिजिनल इश्यू नहीं है बेटा, ये तो वो एग्जांपल है जो सेकंड हैंड कार वाला एग्जांपल था, यानी मेरे पास वो गाड़ी थी, जब मैंने उसे पहली बार खरीदा तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिला, बट अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाऊंगा और वो गाड़ी फाइनेंसर उठा के ले जाएगा तो बेटा फाइनेंसर को पता है इस गाड़ी को, सेकंड हैंड कार को दोबारा मार्केट में बेचने में दिक्कत आती है, इजीली सेल नहीं होती है, यानी दोबारा से बेचना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करता है बेटा वहां पे वो सम अमाउंट डिस्काउंट दे देता है, यानी कुछ वो डिस्काउंट का लालच देता है जिससे जो सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदने वाला बंदा होगा वो डिस्काउंट को देखकर उस गाड़ी को खरीद ले। ऐसा ही बेटा यहां पर भी हो सकता है, यानी यहां पर कोई ओरिजिनली शेयर इश्यू नहीं हो रहे, हमने फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू कर रहे हैं, तो आप यहां पे डिस्काउंट दे सकते हो, डिस्काउंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डिस्काउंट में एक लिमिट है, वो लिमिट समझनी चाहिए। क्या सर? बेटा यहां पर ये कहा गया है कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट, प्लीज ध्यान से समझना, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 रुपया ना दो, जैसे यहां पर पार पे इश्यू हुआ तो डिस्काउंट कहां दिया हमने, यहां पे प्रीमियम पे इश्यू किया, ज्यादा चार्ज कर दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, ये समझना जरूरी है, तो ध्यान से सुनना। डिस्काउंट मैक्स टू मैक्स उतने रुपए का दिया जा सकता है बच्चों जितने रुपए हमें प्रीवियस ऑनर से मिल चुके। सर मतलब ऐसे समझो, प्लीज ध्यान से समझना। एक शेयर है 10 रुपए का जो हमने फॉरफिट कर लिया। कितने का शेयर फॉरफिट किया? एक शेयर जो फॉरफिट किया उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, जिसमें से 6 रुपए पेड था, यानी जिस शेयर को हम वापस लाए फॉरफिट करके वो 10 का तो है, 6 रुपए तो उसका पेड पार्ट है यानी दे चुके लोग, और 4 रुपए बच्चों उसका अनपेड पार्ट है। सवाल ये खड़ा होता है कि 4 रुपए ना देने की वजह से हमने इस शेयर को फॉरफिट कर लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 4 रुपए बंदे ने नहीं दिए, हम गए शेयर उठा के ले आए, यानी शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस शेयर को दोबारा इश्यू किया जाएगा तो भला कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि जितने रुपए ओरिजिनली मिल चुके। बेटा एक बात बताओ, पिछले शेयर होल्डर से हमें कितना मिल चुका है? 6 रुपए। हमें लॉजिकली तो कितने रुपए और चाहिए थे? 4 ही चाहिए थे ना। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि जब आप री इश्यू करने जाओगे ना तो आप टेंशन मत लो, आप री इश्यू पे अप टू 6 रुपीज, अप टू ₹6 आप डिस्काउंट दे सकते हो। बच्चा कहता है क्यों? आप टेंशन ना लो, अभी समझ आएगा। अगर 6 रुपए का डिस्काउंट भी दे दोगे तो सेकंड हैंड यानी जब री इश्यू होगा तो 10 रुपए का शेयर 6 रुपए के डिस्काउंट के बाद भी कितने रुपए लाकर देगा? 4 रुपए लाकर देगा। और ओरिजिनली पहले हमें कितना मिल चुका है? 6। तो बताओ उस शेयर से हमें टोटल कितना मिल चुका है? 10 तो मिल ही गया ना बेटा। तो दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो कितना? जितना पार्ट या जितने अमाउंट ऑलरेडी पेड है, या यो कह दो जितना पैसा
ऑलरेडी हमें मिल चुका है प्रीवियस ओनर से, उसके बराबर हम डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर पिछले ओनर से 6 रुपए मिले तो मैक्सिमम 6 रुपए दिया जा सकता है। अगर पिछले ओनर से 4 रुपए मिले होते तो 4 रुपए डिस्काउंट दिया जा सकता है। अगर पिछले ओनर से 8 रुपए मिले हुए होते तो 8 रुपए तक डिस्काउंट दिया जा सकता है, क्योंकि इतना पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है और बैलेंस हम नए शेयर होल्डर से ले लेंगे तो कंपनी को नुकसान नहीं हुआ। कैसे? 6 रुपए पहले से मिल गई। अगर आप सेकंड ओनर को 6 रुपए का डिस्काउंट भी दे देंगे तो कितना देगा? 4, 6 पहले के, तो कंपनी की पॉकेट में तो शेयर के लिए कितने रुपए आ जाएंगे? 10, और वो वैसे भी कितने का था? 10 रुपए का था। सो आप क्या समझे कि री इश्यू पे डिस्काउंट मैक्सिमम दिया जा सकता है कितने रुपए तक का? जितना प्रीवियस ओनर से हम रिसीव कर चुके हैं या जितना पुराने शेयर होल्डर से पेड अप है, मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दिया जा सकता है। बोलो हाँ या ना? जी सर। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आप एंट्री क्या बनाओगे? तो इस प्रॉब्लम में बेटा एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। आपने शेयर इश्यू किया, ओके सर, कितने शेयर इश्यू किए वो ले लो, नंबर ऑफ शेयर्स, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पर आ जाएगा री इश्यू प्राइस। री इश्यू पे कितना प्राइस आपको मिला? री इश्यू प्राइस रिसीव्ड। फिर आप डिस्काउंट दोगे तो इस डिस्काउंट को नॉर्मल डिस्काउंट नहीं बोला जाता, इस डिस्काउंट को एडजस्ट किया जाएगा शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट से। कहां से एडजस्ट किया जाएगा बच्चों? शेयर फॉरफिटेड से। तो जब हम शेयर्स को फॉरफिट करके लाए थे तो शेयर फॉरफिटेड का क्रेडिट बैलेंस था, और जब हम डिस्काउंट देंगे तो फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। सो यहां पर एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिस्काउंट पर शेयर। एक शेयर पे कितना डिस्काउंट, उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और बच्चों लास्ट में आ जाएगा 2 शेयर कैपिटल। मैं अगेन बारी बारी कह रहा हूं, आप जो भी डिस्काउंट दोगे वो मैक्सिमम कितने रुपए तक हो सकता है? जितना पिछले ऑनर से हमें मिल गया, और पिछले ऑनर से कितना मिला वो हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाता था। याद है, इतना पेड था उसे फॉरफिटेड में ले जाओ, तो जितना आप उसमें से डिस्काउंट दे दोगे उतने रुपए से उस फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कम कर देंगे। उस अकाउंट में डेबिट बैलेंस नहीं था, उसमें क्रेडिट बैलेंस था। यूज करने का मतलब उसे डेबिट कर देना, यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिस्काउंट पर शेयर। बताओ यहां तक समझ आया कि समझ नहीं आया? जल्दी से तीनों एंट्रीज को एक नजर डालो और समझो। हाँ जी सर, देखो बेटा जल्दी से। चलो तीनों एंट्रीज को देखो। इन तीनों एंट्रीज को देखने के बाद हम आपको एक एग्जाम्पल तो करवाएंगे ही करवाएंगे। उससे पहले हम आपको एक काम करते हैं, ये रेशियो की एंट्री होगी, एक एंट्री और पास करेंगे। बेटा जब फॉरफिटेड शेयर रेशियो हो जाते हैं तो हमारे पास अगर फॉरफिटेड अकाउंट में अभी भी बैलेंस रह गया तो हमें उस बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। कहां पर? अभी बता देते हैं। तो आप एक नोट लिखेंगे, नोट क्या लिखोगे सर आप? प्रॉफिट ऑन री इश्यू, प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर्ड टू बच्चों कैपिटल रिजर्व, यानी फॉरफिटेड शेयर्स पे जो प्रॉफिट होगा वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एकदम ठीक है सर। कैसे एंट्री बनेगी अभी बता देंगे। पहले हेडिंग पढ़ो, प्रॉफिट ऑन री इश्यू। जब हम री इश्यू करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो सकता है किसके इश्यू पे? फॉरफिटेड शेयर्स। उसको कहां लेकर जाना है बच्चों? कैपिटल रिजर्व में लेकर जाना है। कहां लेकर जाना है? कैपिटल रिजर्व में। अब बच्चा कहता सर ये हमें समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। पहले एक एंट्री लिख लो बेटा इसके लिए, अब टेंशन मत लो, एक एंट्री नोट करो, अभी समझा देंगे। तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दैट्स ऑल।
ये एक एंट्री पास होगी। ये एंट्री कैसे बनी, क्या ये एंट्री कहती है, ये सारी बातें अभी आपको क्लियर करवाएंगे। पहले आप इसको देखो, जल्दी से समझ आया कि नहीं। जी सर, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाता हूं बच्चों आपके लिए, ध्यान से समझना। एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। आराम से समझना, कितने रुपए बचा? 10 रुपए। उस पे 6 रुपए पेड है। अब ऐसे मान लो पेड और 4 रुपए अनपेड है, और यही शेयर फॉरफिट हो गया। क्या हो गया बच्चों? एक शेयर है 10 रुपए का, 6 रुपए पेड, अब 4 अनपेड। इस शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। ठीक है सर, इस शेयर को बच्चों री इश्यू किया गया वापस से एट ₹10 ईच। कितने पे इश्यू किया गया? 10 रुपए। अब टेंशन मतलब अभी समझ में आ जाएगा। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल बनाया बेटा, जहां पर मैंने एक इंडिविजुअल शेयर को कवर किया। यानी मैंने ये नहीं कहा कि बहुत सारे शेयर्स हैं, मैंने कहा सिर्फ एक ही शेयर का फॉरफीचर हो रहा है और उसी का री इश्यू हो रहा है। आपको समझना चाहिए बेटा, एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू है 10, जिसमें से 6 रुपए बंदा ऑलरेडी पे कर चुका था, 4 रुपए पे नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमने फॉरफिट कर लिया और हमने उन शेयर्स को 10 रुपए पे वापस रीइश्यू कर दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि सर आप इनकी एंट्रीज क्या बनाओगे? बहुत आसान जर्नल एंट्रीज है बच्चों। सबसे पहले जब हम इश्यू करेंगे, जब हम फॉरफिट करेंगे तो हमारी शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगी। उसे खत्म कैसे किया जाएगा? एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, और ये कॉल्ड अप से होगी। कॉल्ड अप 6 + 4 यानी 10 रुपए। तो 10 रुपए से कैपिटल। अच्छा, उसमें से कितना मिल गया? 6 रुपए। रिसीव्ड पैसा कहां जाता है? शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट में। तो आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा सर जी? फॉरफिटेड में। कितने रुपए बच्चों? 6 रुपए। और कौन सी एरियर्स के नाम से हम यहां कितने रुपए ले जाएंगे? 4 रुपए एरियर के अकाउंट में ले जाएंगे। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? समझ आ गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये एंट्री थी फॉरफीचर के वक्त की। सेकेंड एंट्री जब हमने री इश्यू कर दिया और एक शेयर वापस से कितने पे इश्यू हुआ? 10 रुपए पे। तो बेटा ध्यान से देखो, जब री इश्यू करोगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, आपको 10 रुपए मिले और आपके यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी अगेन 10 रुपए की। तो बताओ जल्दी से समझ आया कि नहीं आया? अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, बताओ सर बेटा ये शेयर ओरिजिनली कितने का था? 10। अच्छा, 10 में से पिछले ऑनर से तुम कितने रुपए ले चुके हो? सर पिछले ऑनर से हम 6 रुपए ले चुके हैं। अच्छा, सेकंड ऑनर से कितना ले लिया तुम लोगों ने? 10। ध्यान से समझना, पिछले ऑनर से लिए 6, इस वाले ऑनर से कितने लिए? 10। तो टोटल आपको कितने मिल गए? एक तरीके से 16 रुपए मिल गए, जबकि शेयर था कितने का? 10। तो बताओ आपको 6 रुपए ज्यादा मिल गए या नहीं? ये जो 6 रुपए एक्स्ट्रा मिला ना, ये प्रॉफिट है, बट ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। कौन से नेचर का? इसलिए इस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा अपने कैपिटल रिजर्व के अंदर। या ऐसे समझ लो, एक तरीका तो ये था, 6 आपको पिछले से मिले, 10 आपको अभी मिले, टोटल 16 मिले, फेस वैल्यू थी 10, तो आपको 6 रुपए का फायदा हो गया कैपिटल रिजर्व। दूसरा तरीका बता देता हूं, चलो दूसरा तरीका आप ऐसे समझो, यहां पे फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, कितने रुपए बेटा? 6 रुपए। फॉरफिटेड अकाउंट का ये बैलेंस तब तक रहेगा जब तक आप री इश्यू नहीं कर दोगे, क्योंकि जब री इश्यू किया जाएगा तो या तो ये अमाउंट आप डिस्काउंट में काम में ले लोगे, अगर री इश्यू डिस्काउंट पे होगा तो फॉरफिटेड अकाउंट में से पैसे यूज हो जाएंगे, और अगर डिस्काउंट पे नहीं हुआ या पैसे डिस्काउंट के बाद भी रह गए तो आपको उस फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस यहां से उठाकर कैपिटल रिजर्व में भेजना है। इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसे खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो बच्चों एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 6 और टू कैपिटल रिजर्व 6 रुपए। तो क्या समझ में आ गया? जब हम फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर देंगे तो अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो जितने रुपए हमने डिस्काउंट के काम में ले लिया
उतने रुपए फॉरफिटेड अकाउंट से हटा देंगे और बाकी का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है यहां तक? अगर ये ध्यान से समझना, अगर ये एग्जाम्पल रीइश्यू 9 रुपीज पे होता, एक एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, 9 रुपए पे होता, तो बेटा यहां पर पता है बैंक अकाउंट में कितने आते हैं? 9 रुपए। और यहां फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 1 रुपए से। तो ध्यान देना, फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट कितना था? 6, उसमें से 1 रुपया डिस्काउंट के काम आ गया, बचे कितने? 5। तो फॉरफिटेड अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होता? 5 रुपए ट्रांसफर होता है। क्लियर है यहां तक? और यहां तक समझ आ गया होगा तो आपको फॉरफीचर की एंट्री समझ में आ गई। फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनती है, और फॉरफीचर करने के बाद, सॉरी, रीइश्यू करने के बाद फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। कैपिटल रिजर्व में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट बाय नेचर कैपिटल है, इसलिए हम इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके खत्म करवा देंगे। जल्दी से अभी जो एंट्री समझाई, कोई डाउट है तो एक बार देखो, बोलो। तो रीइश्यू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम, डिस्काउंट। डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? जितना प्रीवियस ऑनर से मिल चुका है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है। और डिस्काउंट को किसी डिस्काउंट अकाउंट से चार्ज नहीं करना, डिस्काउंट हमें फॉरफिटेड अकाउंट से चार्ज करना है। और डिस्काउंट देने के बाद फॉरफिटेड अकाउंट का बचा हुआ बैलेंस एट द लास्ट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। ये मैंने आपको फॉरफीचर की एंट्री समझाई। फॉरफीचर का हमारा पूरा कंसेप्ट खत्म है। अब इस पे प्रॉब्लम की मतलब प्रैक्टिस करनी है, और वो कैसे कैसे डन होंगे उनको मैं अभी करवाऊंगा। एक बार यहां तक की बातों को जल्दी से देखो, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, देखा? चलो ध्यान से समझो बेटा। अब मैं आपको पहले एक एग्जांपल यहां नोट करता हूं, उस एग्जांपल को करवाने के बाद फिर आपको बुक वाली प्रॉब्लम्स पे लेकर आएंगे, आप टेंशन मत लो। पहले मैं जो करवा रहा हूं उसे ध्यान से देखो बच्चों। हाँ जी सर बताइए। तो बेटा एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, उसे लिखो जल्दी से। तो सर आप एग्जाम्पल लिख रहे हो साथ साथ? हाँ बेटा मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप भी नोट करेंगे। ये यहां पे नोट कर लो आप जल्दी से। एग्जाम्पल सबसे पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, फॉरफिटेड 300। कितने शेयर फॉरफिट हुए बेटा? 300 इक्विटी शेयर्स, 300 इक्विटी शेयर्स। ठीक है। ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप, 10 रुपए का एक है और सभी से 10-10 रुपए मांगे जा चुके हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 पहली कॉल के लीजिए एंड फाइनल कॉल ₹3 ईच। यानी हर शेयर को हमने जो भी फॉरफिट किया उसमें ₹2 तो पहली कॉल के लिए मिले और ₹3 फाइनल कॉल के। ठीक है। अगर आप पेड पार्ट की बात करो तो लिख देता हूं, उसने क्या क्या पे कर रखा है। एप्लीकेशन के ₹2 पे कर रखे हैं एंड अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर। जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उन्होंने अलॉटमेंट के एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के ₹3। पास जर्नल एंट्रीज। अब 3 अलग अलग केस दे दिए यहां पे मैंने। रीइश्यूड एट ₹10 ईच। अगर वो कितने पे इश्यू किया जाए बच्चों? ₹10 पे। दूसरा
री इश्यूड एट ₹7 ईच। अगर वो 7 रुपए पे इश्यू हो तो क्या होगा। और तीसरा बच्चों, अगर वो री इश्यू किया जाता है एट ₹12 है, अगर वो 12 पे इश्यू होगा तो क्या करोगे। ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है, सभी बच्चे इस पे आ जाओ और मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना। यहां पर आ जाओ। सबसे पहले इस एग्जांपल को आराम से इत्मीनान से पढ़ते हैं, फिर बातें करेंगे बेटा। देखो बेटा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट हुए सर, 300 शेयर। इक्विटी है ₹10, एक 10 रुपए का है और फुल्ली कोल्ड अप, सबसे कितने मांगे जा चुके, 10-10 रुपए मांगे जा चुके। क्यों फॉरफिट हुआ, नीचे रीजन दिया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹3, यानी 2 रुपए की पहली कॉल पे नहीं हुई और 3 रुपए की लास्ट कॉल का पेमेंट नहीं हुआ, यानी 5 रुपए नहीं मिले। तो एक लॉजिकल बात करो, कितने मांगे जा चुके हैं, 10 में से कितने नहीं मिले बेटा, 5। दैट मीन्स कितने मिल गए होंगे सर जी, 5 रुपए मिल गए होंगे। अच्छा, नीचे मैंने लिख भी दिया, पेड कितना है, एप्लीकेशन पे वो 2 रुपए दे चुके हैं, अलॉटमेंट पे वो 3 रुपए दे चुके हैं। तो वही बात, कॉल्ड अप है 10 में से 5 अनपेड और 5 हमारा पेड। हाँ, आगे कह रहा 3 अलग अलग सिचुएशन है। अगर वो 10 पे इश्यू किया जाए तो क्या होगा, अगर वो 7 पे इश्यू कर दिया जाए तो क्या होगा, और अगर वो 12 पे इश्यू कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ये तो बेटा री इश्यू की सिचुएशन है। तो री इश्यू में 3 सेपरेट एंट्री बनेगी, बट फॉरफीचर में तो एक ही एंट्री बनेगी। फॉरफिट करने की क्या एंट्री, पहले मैं वो करवाऊंगा, फिर री इश्यू की 3 अलग अलग एंट्रीज करवाऊंगा। जल्दी से इसे पढ़कर देखो, कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी देखो बेटा यहां तक। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, जब आप बच्चों को दिक्कत नहीं है तो मैं फॉरफिट करने की एंट्री समझाता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले फॉरफिट करने की एंट्री क्या बनेगी, कितने रुपए मांगे जा चुके हैं, 10, 300 शेयर इक्विटी है, तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म करनी है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैसे, 300 शेयर्स और एक शेयर पे कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, 10, 300 शेयर्स, 10 रुपए एक पे मांगे जा चुके हैं, 300 इंटू 10 करोगे तो बेटा 3000 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब इक्विटी शेयर में आ जाएगा कॉल्ड अप अमाउंट। अच्छा, उसमें से बेटा पेड कितना है, पेड पार्ट 2 + 3 5 रुपए मिल चुके। तो जो पेड पार्ट होता है वो कहां जाता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा, फॉरफिटेड में बच्चों कितना जाएगा, आप देख लो सर कितना जाएगा, 300 इंटू 5, यानी 5-5 रुपए सबसे मिल रखे हैं, तो 1500 रुपए यहां चला जाएगा। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 1500 रुपए हो गए, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, फिर क्या नहीं मिल रखा, 2 रुपए तो क्या, तो ये नहीं मिला, 3 रुपए का ये, तो यहां पर आएगा शेयर, जो कॉल नहीं मिली उसका नाम आ जाएगा, या कॉल्स इन एरियर्स भी ले सकते थे। तो क्या नहीं, 300 शेयर्स पे 2-2 रुपए तो पहली कॉल के नहीं मिले, यानी 600 रुपए तो ये हो गए। और 2 शेयर फाइनल कॉल आ जाएगी बच्चों यहां पर, और फाइनल कॉल के नाम से जो आएगा बेटा यहां पर वो आएगा 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड में आपका 3 रुपए, 300 इंटू 3 यानी 900 रुपए। ये आपकी एक सिंपल जर्नल एंट्री बनने वाली। जल्दी से देखो इस एंट्री की, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड में टू पहली कॉल और टू फाइनल कॉल में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया। क्लियर है। ये एंट्री कब बनेगी बेटा, बोलो जल्दी से। हाँ सर ये तो समझ आ गया। अब बेटा चाहे वो रेशियो 5 पे हो, 6 पे हो, 12 पे हो, क्या फर्क पड़ता है, ये एंट्री तो एक बनेगी। अब री इश्यू की एंट्री अलग से पास होगी, तो मैं अब आपको अलग से यहां पे आपको अलग से एंट्री करवाता हूं। जब वो री इश्यू किया जाएगा, री इश्यूड, ये देखो ये पहली सिचुएशन है, री इश्यूड एट ₹10 ईच। कितने पे इश्यू हो रहा है बच्चों, 10 रुपए पे अगर वो इश्यू किया जाए तो भला क्या होगा, बताओ सर क्या होगा, अभी पता चलेगा। अगर वो 10 रुपए पे इश्यू किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दो, री इश्यूड 10 पे हो रहा है तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपए। मैं मान रहा हूं कि पूरे 300 शेयर, पूरे 300 री इश्यू हो गई, मैं मान के चल रहा हूं। तो देखो बेटा यहां पे 2 एंट्री बनेगी। पहला
हमें री इश्यू करेंगे तो पैसे आएंगे, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर, एक 10 रुपए पे इश्यू हुआ तो 300 इंटू 10 के हिसाब से आ जाएगा 3000। बहुत बढ़िया। और री इश्यू करने से यहां पर आ जाएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हर सिचुएशन को अपने आप में इंडिविजुअल सिचुएशन माननी है और बात खत्म। इधर आ जाओ। जब आपने उसे री इश्यू 10 रुपए पे किया तो एक बात बताओ बेटा सोच समझ के, क्या आपने री इश्यू पे एक सिंगल रुपए का डिस्काउंट दिया? सर जब 10 का 10 पे इश्यू हुआ तो भला डिस्काउंट कैसे होगा? वही तो मैं कह रहा हूं। तो एक बात बताओ, ये जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस है, क्या ये बैलेंस अब रहना चाहिए कि खत्म हो जाना चाहिए? ये बैलेंस तब तक रहता है कंपनी की बुक्स में जब तक इनको री इश्यू नहीं किया जाता, और जैसे री इश्यू हो जाएगा फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होता है। वो कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पे डिस्काउंट दिया नहीं तो पूरे 1500 रुपए कैपिटल रिजर्व में। तो यहां एक और एंट्री पास होगी और मालूम है क्या होगी बेटा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट खत्म हो जाएगा और टू कैपिटल रिजर्व में ये पैसा चला जाएगा। तो टू कैपिटल रिजर्व जो कि 1500 और 1500 रुपए, बोलो हाँ या ना? ये हमारा केस नंबर 1 था। जब वो कितने पे इश्यू हुआ? देखो आप यहां पे डिस्काउंट नहीं था ना, तो पूरा फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में चला गया। अब समझना बेटा, रीइश्यू कितने पे हो रहा है? 7 पे। तो सेकंड सिचुएशन ये आएगी। ओके सर, इस बार कुछ डिस्काउंट हो रहा है तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? री इश्यूड एट ₹7 ईच। एक शेयर कितने पे इश्यू हुआ? 7 रुपए पे। दैट मीन्स कितना डिस्काउंट बेटा? 3 रुपए का। बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ जल्दी से। हमें कितने रुपए मिलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत आसान है। 300 शेयर इश्यू हुए, 7 रुपए एक पे मिलेंगे, तो 300 इंटू 7 कितना होगा? 2100 रुपए तो हमें कैश में आ जाएगा। 300 इंटू में 7 कितना? 2100। ओके सर। अच्छा, डिस्काउंट दिया तुम लोगों ने? दिया सर। इसका मतलब ध्यान से देखो, आपने रीइश्यू कितने पे किया? 7 रुपीज में। था कितने का? 10। तो डिस्काउंट कितना दिया? 3। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता था? जितना पैसा मिल गया, और मिला हुआ कितना था बेटा? 5 रुपए। अगर ये कंपनी चाहती तो 5 रुपए तक का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती थी, बट नहीं दिया। अच्छी बात है। तो जितना डिस्काउंट दिया उतना फॉरफिटेड अकाउंट यूज कर लिया जाएगा। तो फॉरफिटेड अकाउंट यहां डेबिट होगा, तो यहां पर होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितना है देखो? 300 शेयर्स। एक शेयर पे बेटा 3 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10 का 7 में, तो 3 रुपए डिस्काउंट, 2900 हो गया। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी बच्चों 3000 रुपीज से। बहुत बेहतरीन। एक एंट्री तो ये। अब इधर आ जाओ, सेकंड प्रॉब्लम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलें। तो इधर ध्यान देना, एक सेकंड नजर डालो बच्चों। यहां फॉरफिटेड अकाउंट का कितना बैलेंस था? इधर देखो 1500। 1500 में से बच्चा यहां कितना यूज हो गया? 900। तो अभी भी कितना बचा हुआ? 600 रुपए। वो बचे हुए 600 रुपए कहां जाएंगे सर? वो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। तो एक और एंट्री पास होगी यहां पर, और मालूम है क्या होगी? एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और बच्चों ये आ जाएगा 600 रुपए। इसके 2 तरीके हैं, ऐसे देख लो। टोटल 1500 था, 1500 में से 900 काम में आ गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ लो, मिले थे 5, डिस्काउंट दे दिया 3, तो पर शेयर अभी भी 2 रुपए बच गए। तो हम कह सकते हैं 300 शेयर्स पे 2-2 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा 600 रुपए। तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। जब 10 पे इश्यू हुआ, जब 7 पे इश्यू हुआ तो क्या हुआ। और अब लास्ट पॉइंट बच जाता है इसका, जब हम उसे प्रीमियम पे इश्यू करेंगे यानी 12 रुपए पे। वो आंसर मैं इस साइड में नोट करूंगा बच्चों। तो बेटा एक तो 10 का था, इश्यू 12 पे हो गया, तो 2 रुपए तो प्रीमियम में ही जनरेट कर लिए तुम आप लोगों ने। तीसरा सॉल्यूशन इसका यहां पर बनेगा, री
री इश्यूड एट ₹12 ईच। एक कितने पे इश्यू होगा? 12 रुपए पे। जब हम इसे 12 रुपए पे इश्यू करेंगे तो कैसे होगा? इधर आ जाओ। सबसे पहले आपके पास पैसे आएंगे तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो बच्चों देखो 300 शेयर्स पे 12 रुपीज के अकॉर्डिंग तो आपको 3600 रुपीज यहां मिलेंगे। बट कैपिटल तो 10 रुपए से ही बनेगी, तो एंट्री बनेगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 300 इंटू में 10 इक्वल्स टू में 3000। एकदम ठीक है सर। हाँ, जो एक्स्ट्रा मिला बच्चों वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 300 शेयर्स पे 12 इश्यू हुआ तो 2 रुपए प्रीमियम, तो 300 इंटू 2 600। अब एक बात बताओ, जब हमने री इश्यू किया तो डिस्काउंट तो कहां, या तो उल्टा एक्स्ट्रा पे इश्यू हुआ। तो बताओ तीसरी सिचुएशन के लिए यहां फॉरफिटेड अकाउंट में कितने रुपए? 1500। क्या फिर एक भी रुपया फॉरफिटेड का यहां काम आया? नहीं आया। तो फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ये लो सर, तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व जो हमारा लास्ट पार्ट है इसका, क्योंकि बेटा हमने यहां यूज नहीं किया तो पूरे 1500 रुपए हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। बताओ समझ आए? उम्मीद करते हैं पॉइंट समझ आया होगा। यहां से देखो, इस फॉरफिटेड अकाउंट का ये पैसा यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले केस में क्या हुआ था? हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था तो पूरा ट्रांसफर हो गया। दूसरे केस में डिस्काउंट दिया तो जितना डिस्काउंट दिया उसे हटाने के बाद जो बैलेंस बचा फॉरफिटेड में वो ट्रांसफर हो गया। और तीसरे केस में बेटा प्रीमियम पे इश्यू है, सो डिस्काउंट यहां पे भी नहीं है, तो यहां पर भी पूरा फॉरफिटेड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया जहां पर पार पे इश्यू होगा तो क्या, प्रीमियम पे होगा तो क्या, डिस्काउंट पे होगा तो क्या। तो इस तरीके से बेटा हमने शेयर फॉरफीचर की इस कंसेप्ट को, हमने फॉरफिट कैसे करते हैं वो भी पढ़ा, री इश्यू कैसे किया जाएगा वो भी पढ़ा, और अगर हमें री इश्यू पे प्रॉफिट ये होगा तो उसको कैपिटल रिजर्व में कैसे भेजा जाएगा वो भी पढ़ा। अच्छा, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करते वक्त कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है वो भी पढ़ा। तो इस तरीके से ये हमारी जर्नल एंट्रीज बन गई। अब मैं आपको बुक की प्रॉब्लम्स पे लेके चलूंगा, उससे पहले एक बार यहां तक के पार्ट्स को देखो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, जल्दी से एक नजर डालो बेटा इस पे।